गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था धातु का निष्कर्षण। लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण जो है वो कितने 4 पद बताए थे उसके। पहला कौन सा था? अयस्क का सांद्रण। पहला पॉइंट कौन सा था? अयस्क का सांद्रण। दूसरा पॉइंट था सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड का निर्माण। दूसरा पॉइंट क्या था? सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड का निर्माण। तीसरा पॉइंट था अब धातु ऑक्साइड बन गया, निस्तापन ले लो या भर्जन प्रक्रिया ले लो या प्रगलन प्रक्रिया से जो अपना धातु ऑक्साइड बना है, इस धातु ऑक्साइड से पहले तो अपन को अशुद्ध धातु प्राप्त होगी, फिर उस अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त की जाएगी। तो धातु ऑक्साइड से या MO से अशुद्ध धातु का निर्माण, अशुद्ध धातु का निर्माण। फिर चौथा पॉइंट, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु का निर्माण। शुद्ध धातु से शुद्ध धातु का निर्माण। ठीक है, तो इन 4 पदों में हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। इसके बाद हमने पहली हेडिंग लगाई थी अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण क्या था? अयस्क का सांद्रण क्या था? हाँ, अयस्क से आधात्री को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अयस्क का सांद्रण कहलाती है। फिर हमने अयस्क के सांद्रण की विधियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहली थी गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि। आज हम तीसरी स्टार्ट करेंगे, झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या था? उच्च घनत्व और भारी अयस्कों को गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है या सांद्रित किया जाता है। ठीक है, फिर उसमें एक टेबल थी जिसके ऊपर विल प्लेट टेबल थी, उसके ऊपर क्या किया जाता है? जल के चूर्णित अयस्क को जल के साथ मथकर आधात्री को अलग किया जाता है और क्या हो जाता है? अपने पास अशुद्ध धातु या धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाती है अपन को। ठीक है, फिर दूसरी थी चुंबकीय पृथक्करण विधि। उसमें क्या था? आधात्री या अयस्क दोनों में से अगर कोई एक चुंबकीय प्रकृति का है या अनुचुंबकीय प्रकृति का है तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए चुंबकीय पृथक्करण का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके लिए एक डायग्राम देखा था, है ना, जो चुंबकीय प्रकृति का होगा, जैसे आधात्री है चुंबकीय प्रकृति का, ठीक है, तो वो तो चुंबक के साथ जितना जितना चुंबक है वो वहां से चुंबक तक, जहां तक चुंबक है वहां तक तो चुंबक के साथ आ जाएगा, फिर नीचे बीकर में इकट्ठा होकर गिर के बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। और जो अनु या अचुंबकीय है वो तो चुंबक के आते ही जैसे ही यहाँ से नीचे उतरना होगा वो सीधे ही इसके अंदर गिर जाएगा, वो चुंबक के साथ ऐसे चक्कर में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों को अलग कर दिया था अपन ने, आधात्री और दूसरा था अयस्क। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया था, आज अपन स्टार्ट करेंगे झाग प्लवन विधि। नंबर 3 पे है झाग प्लवन विधि। इसमें क्या होता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क जैसे गैलेना, गैलेना क्या आता है? गैलेना का फॉर्मूला क्या है? कल मैंने बताया था। तो गैलेना क्या है? एक सल्फाइड अयस्क है, PbS है, और HgS। HgS को क्या बोलते हैं? ठीक है, PbS क्या हो गया? गैलेना हो गया, और HgS को क्या बोलते हैं? सिनेबार बोले जाते हैं। इसी तरह से ZnS है और Ag2S है, अर्जेंटाइट जिसको बोलते हैं, और कॉपर पायरेटिस भी क्या है? सल्फाइड अयस्क ही है। कॉपर पायरेटिस का सूत्र क्या है? कॉपर पायरेटिस CuFeS2, ये क्या है? सल्फाइड अयस्क है,
हेमेटाइट तो वो Fe2O3 हेमेटाइट वो ऑक्साइड हो गया, इसमें सल्फाइड है। कॉपर पायरेटिस क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होता है CuFeS2। तो इस विधि द्वारा या झाग प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का पृथक्करण किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए एक बार, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है यह विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है यह विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त की जाती है। अब सल्फाइड अयस्क कौन कौन से हैं, तो जैसे PbS, HgS, ZnS और कॉपर पायरेटिस CuFeS2 और Ag2S। ठीक है, इसको लिख देना, ये क्या है, गैलेना है। PbS को क्या बोलते हैं, गैलेना बोलते हैं। HgS को बोलते हैं सिनेबार। ये तो कॉपर पायरेटिस है, हमको पता ही है। इसको लिखना अर्जेंटाइन या Ag2S को लिखना अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट। ठीक है, ये कॉपर पायरेटिस है, पायराइटिस। ठीक है, तो ये क्या है, सल्फाइड अयस्क है जिनको झाग प्लवन विधि द्वारा क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं झाग प्लवन विधि का सिद्धांत क्या है। झाग प्लवन विधि का सिद्धांत क्या है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिए, सिद्धांत। नेक्स्ट अपना हेडिंग है झाग प्लवन विधि का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत क्या कहता है इसका सिद्धांत, जो अपना सल्फाइड अयस्क है वो तो क्या रहता है, तेल द्वारा गीला होता है, और आधात्री जो है, जो सल्फाइड अयस्क जो है उसके अंदर आधात्री है वो जल के अंदर गीला होता है या जल के साथ गीला होता है। सल्फाइड अयस्क क्या होता है, तेल द्वारा गीला होता है, और आधात्री जो है वो किसके साथ किसके द्वारा गीली होती है, जल के द्वारा गीली होती है। ठीक है, तो जब भी हम पानी के अंदर तेल मिलाते हैं तो दो अलग अलग परतें बनती है ना, तेल तो ऊपर ऊपर रहता है और पानी तो नीचे होता है। ठीक है, तो अब सल्फाइड अयस्क क्या है, तेल में घुलित है, वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आधात्री क्या है, जल में घुलती है, तो वो क्या हो जाएगी, नीचे नीचे रहेगी। ठीक है, तो इस विधि का सिद्धांत तो यही है कि धातु सल्फाइड जो है वो तेल में और आधात्री जल में आसानी से गीला होता है, अतः इन दो पदार्थों को भिन्न प्रावस्थाएं बनाकर पृथक किया जा सकता है। इन दोनों की क्या हो जाएगी, एक तो तेल के साथ गीला होता है, एक जल के साथ गीला होता है, तो दोनों को भिन्न प्रावस्थाएं बनाकर पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सिद्धांत यही है, धातु सल्फाइड तेल में, धातु सल्फाइड तेल में तथा आधात्री जो है जल में आसानी से गीला होता है। धातु सल्फाइड तेल में, आधात्री जल में आसानी से गीला, जल में आसानी से गीला होता। धातु सल्फाइड तेल में तथा आधात्री जो है वो जल में आसानी से गीला होता है, अतः इन पदार्थों को, इन दो पदार्थों को
भिन्न प्रावस्थाएं बनाकर पृथक किया जा सकता है। अतः इन दो पदार्थों को भिन्न प्रावस्थाएं बनाकर पृथक किया जा सकता है। अतः इन दो पदार्थों को भिन्न प्रावस्थाएं बनाकर पृथक किया जा सकता है। ठीक है, फिर इस विधि में जल में दो कारक मिलाए जाते हैं। ये तो इसका सिद्धांत हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो अपनी झाग प्लवन विधि है उसके अंदर दो कारक मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, अपना सिद्धांत था। फिर ये किसका सिद्धांत है, झाग प्लवन विधि का सिद्धांत है। फिर इसके आगे देखो, झाग प्लवन जो अपनी विधि है उस विधि में जल में दो कारक मिलाए जाते हैं। एक तो झाग कारक मिलाया जाता है और दूसरा प्लवन कारक। इन दोनों के आधार पर ही इसका नाम क्या है, झाग प्लवन विधि। ठीक है, जल में दो कारक मिलाए जाते हैं, एक झाग कारक और दूसरा है प्लवन कारक। अब झाग कारक और प्लवन कारक क्या क्या होते हैं, क्या होते हैं? झाग कारक, इस विधि में जल में दो कारक मिलाए जाते हैं। पहला है झाग कारक। झाग कारक क्या होता है, क्या बोलते हैं झाग कारक को? तो झाग कारक पहला कौन सा है, झाग कारक। झाग कारक को क्या बोलते हैं, वे पदार्थ जो झाग उत्पन्न करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो झाग को स्थायित्व प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, झाग कारक कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो झाग उत्पन्न करते हैं, झाग उत्पन्न करते हैं, या वे कारक जो झाग उत्पन्न करते हैं या झाग को स्थायित्व प्रदान करते हैं, झाग को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, झाग उत्पन्न करते हैं और क्या करते हैं, झाग को स्थायित्व प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, झाग कारक कहलाते हैं। जैसे चीड़ का तेल, चीड़ का तेल, ठीक है, पॉइन ऑयल, पॉइन ऑयल। अब ठीक है, जैसे झाग प्लवन कारक कौन कौन से हैं, चीड़ का तेल है, पॉइन ऑयल है, और ये क्या किए जाते हैं, ये इनको जल के अंदर मिलाने पर ये क्या करते हैं, झाग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा तारपीन का तेल, यूकेलिप्टस तेल, या फिर हम कह सकते हैं उसको तारपीन का तेल, ये भी झाग कारक के रूप में यूज किया जाता है। तो झाग कारक क्या हो गए, वे पदार्थ जो झाग उत्पन्न करते हैं या झाग को स्थायित्व प्रदान करते हैं, वो झाग कारक कहलाते हैं। और जैसे झाग कारक कौन कौन से हो गए, चीड़ का तेल, पॉइन ऑयल, इनको जल के अंदर मिलाने पर ये क्या करेंगे, झाग उत्पन्न करेंगे। फिर दूसरा आता है प्लवन कारक। ये क्या करता है प्लवन कारक, अपना जो सल्फाइड अयस्क है उसको क्या करता है, पानी में घुलने से रोकता है। सल्फाइड अयस्क किसके साथ घुलता है, तेल के साथ घुलता है। सल्फाइड अयस्क किसके साथ घुलता है, तेल के साथ घुलता है। तो ये प्लवन कारक क्या करेगा, इसको जल में घुलने से रोकता है। हम पानी में प्लवन कारक को मिला देंगे ना, तो ये क्या करेगा, प्लवन कारक जो है वो अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को क्या करता है, पानी में घुलने से रोकता है या जल में भीगने से रक्षा करता है, और इसको क्या करता है, सतह पर आने में मदद करता है। और सतह पर ये क्या होता है, तेल होता है। ठीक है, तो ये प्लवन कारक
जो है वो सल्फाइड अयस्क को पानी में घुलने से रोकता है और इसको सतह पर आने में क्या करता है, मदद करता है, ताकि वो किसके साथ घुल जाए, तेल के साथ घुल जाए। ठीक है, तो प्लवन कारक क्या हो गए, जो सल्फाइड अयस्कों को, प्लवन कारक क्या होते हैं, जो सल्फाइड अयस्कों को जल में भीगने से रक्षा करते हैं, वे पदार्थ जो सल्फाइड अयस्कों को जल में भीगने से रक्षा करते हैं तथा सतह पर आने में मदद करते हैं, तथा सतह पर आने में मदद करते हैं। प्लवन कारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो सल्फाइड अयस्कों को जल में घुलने से या जल में भीगने से रक्षा करते हैं तथा सतह पर सल्फाइड अयस्क को सतह पर आने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्लवन कारक कहलाते हैं। या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि प्लवन कारक क्या करता है, मिसेल का निर्माण करता है। ये क्या करता है, मिसेल निर्मित करता है। मिसेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं छोटी कक्षाओं में, है ना। प्लवन कारक क्या करते हैं, मिसेल निर्मित करते हैं। ठीक है, फिर अब विधि देखिए, इसकी विधि क्या है, झाग प्लवन विधि क्या है। तो अपने इसको हटा दूं मैं, फिर नेक्स्ट अपना विधि आता है। विधि क्या, विधि में क्या किया जाता है वो देखेंगे। विधि, विधि में क्या करते हैं, देखो एक बीकर लिया मैंने, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, जल लिया, जल के अंदर मैंने अयस्क मिला दिया, सल्फाइड अयस्क मिला दिया, उसके अंदर मैंने झाग कारक मिला दिए, उसके अंदर ही मैंने क्या मिलाया, प्लवन कारक मिलाया। अब झाग कारक क्या करेगा, झाग उत्पन्न करेगा, प्लवन कारक क्या करेगा, आधात्री को, सॉरी अयस्क को क्या करेगा, उसमें जल में घुलने से रोकेगा और ऊपर उठने में उसके मदद करेगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इसका मतलब मिलाने का कार्यक्रम क्या क्या है इसके अंदर वो। अब होता क्या है, इन सब पदार्थों को जल में मिलाकर उच्च दाब पर वायु की उपस्थिति में मथने से, इन सबको जल में मिलाकर उच्च दाब पर वायु की उपस्थिति में मथने से क्या होगा, सल्फाइड अयस्क झाग के साथ पृथक हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क जो है वो झाग के साथ पृथक हो जाएगा और आधात्री जो है वो क्या होगी, पेंदे के अंदर बैठ जाएगी। ठीक है, जैसे हम मिसेल के बारे में हमने पढ़ा ही है ना। क्या क्या होता है, देखिए गंदे कपड़े नहीं होते तेल वाले, जैसे कैसे भी गंदे कपड़े हैं, उसको मैंने सरफ के अंदर भिगो दिया, ठीक है, सरफ डाल के भिगो दिया। अब जो कपड़े के ऊपर जितना भी तेल लगा हुआ होगा, ठीक है, वो तेल क्या होगा, झाग के साथ चला जाएगा, ठीक है, और जो मैल होगा कपड़े के अंदर, जितना भी मैल होगा वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, सेम वैसा का वैसा प्रोसेस के अंदर होगा। सल्फाइड अयस्क जो है वो क्या हो जाएगा, तेल के साथ, सॉरी तेल के रूप में घुला हुआ है ना वो, तो वो झाग के साथ अलग हो जाएगा। ठीक है, सल्फाइड अयस्क झाग के साथ अलग हो जाएगा और आधात्री जो है वो अपने क्या हो जाएगी, पेंदे में मैल के रूप में क्या हो जाएगी, आधात्री क्या है, शुद्ध मैल ही तो है ना, तो वो पेंदे में नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस के अंदर होता है। इन सब पदार्थों को जल में मिलाकर उच्च दाब पर वायु की उपस्थिति में मथने से क्या होगा, सल्फाइड अयस्क झाग के साथ अलग हो जाएगा और आधात्री जो है वो पेंदे में बैठ जाएगी। यही इसका, इस विधि का प्रोसेस होगा। तो उपर्युक्त पदार्थों को, उपर्युक्त पदार्थों को प्लवन कारक के एग्जाम्पल नहीं लिए ना, नहीं लिखे ना, प्लवन कारक के एग्जाम्पल लिख देना। सोडियम एथाइल जेंथेट, सोडियम एथिल जेंथेट, सोडियम एथिल जेंथेट,
ऐसे लिखना जेंथेट, ठीक है, सोडियम एथिल जेंथेट। फिर एक लिख देना सोडियम, सोडियम तो लिखना है सोडियम एमिल जेंथेट, सोडियम एथिल जेंथेट, दूसरा है सोडियम एमिल जेंथेट, तीसरा है पोटेशियम एथिल जेंथेट, तीसरा कौन सा है, पोटेशियम एथिल जेंथेट, ठीक है। ये किसके एग्जांपल है, प्लवन कारक के एग्जांपल है, सोडियम एथिल जेंथेट, एमिल एथिल सॉरी सोडियम एमिल जेंथेट और पोटेशियम एथिल जेंथेट, ठीक है। ये किसके उदाहरण है, प्लवन कारकों के उदाहरण है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, विधि पढ़ रहे थे। तो उपयुक्त पदार्थों को जल में मिलाकर, उपयुक्त पदार्थों को जल में मिलाकर उच्च दाब पर वायु की उपस्थिति में मथने से, उच्च दाब पर वायु की उपस्थिति में, उच्च दाब पर वायु की उपस्थिति में मथने से क्या होगा, सल्फाइड एस्क जो है अपना, मथने से सल्फाइड एस्क झाग के साथ पृथक हो जाता है, सल्फाइड अयस्क झाग के साथ पृथक हो जाता है, सल्फाइड अयस्क जो है वो झाग के साथ क्या होता है, पृथक हो जाता है, सल्फाइड अयस्क झाग के साथ पृथक हो जाता है, जबकि आधात्री पेंदे में एकत्रित हो जाती है, जबकि आधात्री पेंदे में एकत्रित जबकि आधात्री जो है वो क्या होती है, पेंदे में एकत्रित हो जाती है, ठीक है। अब इस विधि द्वारा 2 से अधिक सल्फाइड अयस्कों को पृथक किया जाता है, इस विधि द्वारा जो है हम 2 से भी अधिक अयस्कों को, 2 से भी अधिक सल्फाइड अयस्कों को पृथक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास PbS ZnS और FeH2 का एक मिश्रण है, ठीक है। इस मिश्रण में से हमको क्या करना है, इन तीनों को ही अलग अलग पृथक करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसके अंदर, इन तीनों के मिश्रण के अंदर हम क्या मिलाएंगे, एक तो सक्रियण कारक मिलाएंगे और दूसरा कौन सा मिलाएंगे, विसक्रियण कारक, ठीक है। तो इस विधि द्वारा इस विधि द्वारा 2 से अधिक सल्फाइड अयस्कों को इस विधि द्वारा 2 से अधिक सल्फाइड अयस्कों का पृथक्करण किया जा सकता है, का पृथक्करण किया जा सकता है। इस विधि द्वारा 2 से अधिक सल्फाइड अयस्कों का पृथक्करण किया जा सकता, ठीक है। जैसे PbS ZnS FeH2 का मिश्रण पृथक करने के लिए, जैसे PbS ZnS और FeH2 का मिश्रण पृथक करने के लिए इसमें सक्रियण कारक और विसक्रियण कारक मिलाते हैं। पृथक करने के लिए सक्रियण कारक व विसक्रियण कारक मिलाए जाते हैं, सक्रियण कारक तथा विसक्रियण कारक मिलाए जाते हैं, सक्रियण कारक तथा विसक्रियण कारक मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, क्या क्या सक्रियण कारक यूज में लेते हैं और क्या क्या विसक्रियण कारक यूज में लेते हैं।
जैसे अपने पास किसका मिश्रण था, PbS का, ZnS का और क्या था, FeS2 का था। ठीक है, इस मिश्रण को पृथक करने के लिए हम सक्रियण कारक और इसके अंदर कौन कौन से और क्या मिलाते हैं, विसक्रियण कारक, विसक्रियण कारक मिलाते हैं। ठीक है, इसके मिश्रण को पृथक करने के लिए हम इसके मिश्रण के अंदर सक्रियण कारक भी मिलाते हैं और विसक्रियण कारक भी मिलाते हैं। मैंने सक्रियण कारक एक NaCN और Na2CO3 मिलाया है, तो वो किससे, उससे क्या हो जाएगा, उस सक्रियण कारक से PbS पृथक हो जाएगा। मैंने इस मिश्रण में कौन सा कारक मिलाया, सक्रियण कारक मिलाया है NaCN और Na2CO3 मिलाने पर क्या हो जाएगा, PbS पृथक हो जाएगा। NaCN और Na2CO3 सक्रियण कारक मिलाने पर कौन पृथक हो जाएगा, PbS पृथक हो जाएगा। ठीक है, PbS पृथक हो गया। अब विसक्रियण कारक, विसक्रियण कारक अगर CuSO4 मिलाते हैं, CuSO4 मिलाते हैं तो कौन पृथक होगा, तो पृथक होगा ZnS पृथक होगा, ZnS पृथक होगा। ठीक है, और अगर एसिटिक एसिड मिलाते हैं, CH3COH मिलाते हैं तो कौन पृथक होगा, FeS2 पृथक होगा। ठीक है, विसक्रियण कारक 2 मिलाए हैं इसके अंदर, एक तो मिलाया है CuSO4, CuSO4 से कौन सा अयस्क पृथक होता है, ZnS अयस्क पृथक होता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा मिलाया है विसक्रियण कारक, एसिटिक एसिड मिलाया है, जो किसको पृथक करता है, FeS2 अयस्क को पृथक करता है। और सक्रियण कारक NaCN और Na2CO3 का मिश्रण मिलाने पर कौन किसको पृथक करता है, ये सक्रियण कारक PbS यानी कि लेड अयस्क को या लेड सल्फाइड अयस्क को क्या करता है, पृथक करता है। ठीक है, तो ये अपने कुल मिला के थी झाग प्लवन विधि। अब अपना एक डायग्राम है वो देख लेते हैं, इसका डायग्राम क्या है। ये है झाग प्लवन विधि का डायग्राम। देखो, इसमें हम एक बीकर ले लिया, इस बीकर में हमने क्या किया, जल मिलाया, जल के साथ में हमने अयस्क, चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाया। ठीक है, ये तो क्या है, सल्फाइड अयस्क हो गया। जल है, चीड़ का तेल क्या है, झाग कारक का काम करता है, और पोटेशियम एथिल जैंथेट किसका काम करता है, प्लवन कारक का काम करता है। ठीक है, अब इन सबको मिलाने से और उच्च दाब पर वायु की उपस्थिति में, यहां से वायु प्रवाहित की जा रही है, उच्च दाब पर वायु की उपस्थिति में इनको मथने से क्या होगा, ये जो अपना सल्फाइड अयस्क है, ये चीड़ का तेल क्या करेगा, इस सल्फाइड अयस्क को ऊपर, सॉरी प्लवन कारक पोटेशियम एथिल जैंथेट, प्लवन कारक पोटेशियम एथिल जैंथेट को क्या करे, पोटेशियम एथिल जैंथेट क्या करेगा, सल्फाइड अयस्क को ऊपर की ओर भेजेगा, इसको नीचे जल में घुलने से रोकता है और सल्फाइड अयस्क को ऊपर की ओर भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे सल्फाइड अयस्क के कण जो भी है वो। ठीक है, तो ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा, सल्फाइड अयस्क आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगी, अपने आधात्री क्या हो जाएगी, नीचे ये क्या है, आधात्री है, नीचे पेंदे में क्या जमा हो जाती है, आधात्री जमा हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आधात्री इकट्ठा हो जाएगी और जो अपना सल्फाइड अयस्क है वो ऊपर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यही है अपने झाग प्लवन विधि जो आज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपने आता है रासायनिक सांद्रण, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।